ओबीसी आरक्षण को लेकर नया अपडेट। गौरीशंकर बिसेन का बड़ा बयान। एमपी में 50% से ज्यादा ओबीसी, 27% आरक्षण को लेकर जुटाए आंकड़े। अभी जो हमारे सामने पंचायती राज के आंकड़े आए हैं वो 45 से 50% मतदाता हमारा ओबीसी का आया है, तो जहाँ तक 27% से तो ज़्यादा ही है। तो माना जाए रास्ता आसान है। देखिए, बिना आरक्षण के राज्य में चुनाव नहीं होंगे, संकल्प विधानसभा में पारित हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया, तो हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ये साफ साफ कह दिया गया है कि शिवराज सरकार ओबीसी को 27% आरक्षण को लेकर आगे बढ़ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने आंकड़े भी जुटा लिए हैं। जल्द ही इसे राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि अगर 50% से ज्यादा ओबीसी है तो क्या पंचायत चुनाव में उनके 27% आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है? पहले सुनिए कांग्रेस क्या कह रही है। पिछड़ा वर्ग को चुनाव में, पंचायत चुनाव में जो आरक्षण मिला था, चुनाव करा नहीं पाए। आरक्षण अभी भी धर्म संकट में है, अभी भी सर्वे पे सर्वे चल रहा है। क्या होगा आगे, क्या स्थिति पैदा होगी? तो ये सरकार की मंशा कथनी और करनी में बहुत अंतर है। इन्होंने एक पिछड़ा वर्ग कल्याण बोर्ड गठित किया और आज तक उसको संवैधानिक दर्जा मिला नहीं है। कांग्रेस को थोड़ा डाउट है। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कहा है कि किसी भी मामले में एससी, एसटी, ओबीसी के पक्ष में कुल आरक्षित सीटों का प्रतिशत 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे सरकार को भी इसकी पूरी जानकारी है, वो भी इस पर जरूर गौर कर रही होगी। लेकिन इस पर कानून के जानकार क्या सोचते हैं? जो आयोग है, आयोग ने अपना सर्वे किया है। सर्वे के इसके आधार पर ये कहा है कि 50% आबादी जो मध्य प्रदेश में है वो ओबीसी की है। यदि ये रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष जाती है तो ठीक है, इस बात पर न्यायालय भी संज्ञान में तो आना चाहिए कि क्या स्थिति है, सरकार क्यों ये लेना चाह रही। पर मेरा जो ओपिनियन है, वो जो हमारा जो याचिकाओं में जो ग्राउंड लिए गए हैं कि ये जो पॉपुलेशन कितनी भी हो जाए, एनी कंडीशन 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता है, इसलिए इस रिपोर्ट से कोई महत्व नहीं प्रभाव पड़ता है। इतना तो अब साफ है कि 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर शिवराज सरकार की तरफ से कोई गतिरोध नहीं है। हाल ही में सरकार ने सीधी भर्ती में भी ओबीसी को 27% आरक्षण का ऐलान किया है। रही बात पंचायत की, तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो 27% ओबीसी आरक्षण के साथ जल्द ही चुनाव भी होने के आसार हैं। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है पंचायत में फिर 27 का हल्ला। ये हल्ला इसके पहले भी खूब जमकर हुआ और इसने ये भी बताया कि आप मध्य प्रदेश में, और मैं तो बल्कि कहूँगा देश में, आप ओबीसी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। और ये वो वर्ग है जो न सिर्फ राजनीति में अपने प्रतिनिधित्व की वजह से बड़ा मजबूत वर्ग है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक धुरी बनकर भी ये वर्ग उभरा है। और यही वजह है कि चाहे रूरल और अर्बन इकॉनमी के बीच का कोई ब्रिज है, तो उस ब्रिज के मुख्य सूत्रधार इसी वर्ग से आने वाले प्रमुख चेहरे हैं। तो इस वर्ग की महत्वाकांक्षाएं भी हैं और राजनीति में अपने प्रतिनिधित्व को लेकर वो पूरी तरह जागरूक और सक्रिय भी रहता है। और जैसा दावा गौरीशंकर बिसेन जी, पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रमुख, कर रहे थे कि करीब करीब 45 से 50% आबादी मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की है, तो आप समझ सकते हैं कि इस वर्ग की महत्वाकांक्षा को या उसकी इच्छा को या उसकी आकांक्षा को नज़रअंदाज करना कोई भी दल अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसके बूते के बाहर की बात है। अब ये मसला अभी भी ज़ेरे बहस है कि आबादी के मान से अगर आबादी 45 से 50% है तो क्या 27% आरक्षण लेकर और कुल 50% आरक्षण के साथ उससे अधिक ना हो, क्या ये गाइडलाइन तब भी वहाँ मौजूद रहेगी या फिर इसको लेकर कहीं कोई रिलैक्सेशन की अपेक्षा की जा सकती है? जैसा कानून के जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता जबलपुर से अपनी प्रतिक्रिया में कह रहे थे कि हमारी प्ली तो यही है कि आबादी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए आयोग की रिपोर्ट कितना महत्व रखती है ये तो मैं नहीं कह सकता। तो यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। और
लेकिन इतना ज़रूर है कि मध्य प्रदेश सरकार के पास भी अपना फीडबैक है और वो लीगल फीडबैक भी हो सकता है, होगा ही, और उसी आधार पर वो इस रिपोर्ट को एक महत्वपूर्ण टूल की तरह ज़रूरत पड़ने पर कोर्ट में भी प्रस्तुत करेगी और इसी को आधार बनाकर वो पंचायत चुनाव में आरक्षण की प्रक्रिया का निर्धारण करते हुए मैदान में उतरेगी। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ हैं भोपाल स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक सुशील शर्मा जी, उनका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की युवा नेता और प्रवक्ता अवनीश बुंदेला जी हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्वालियर से आशीष अग्रवाल जी, बीजेपी के युवा नेता और प्रवक्ता, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। सुशील जी, पहली टिप्पणी आपकी और फिर हम आगे बढ़ते हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग की ये रिपोर्ट और चमकते हुए चेहरे के साथ गौरीशंकर बिसेन जी का ये कहना कि 45 से 50% आबादी का सर्वे जो है हमारी रिपोर्ट में बहुत साफ तौर पर उभर कर सामने आया है, और इसी को आधार बनाकर, हालांकि उन्होंने कोई टीका टिप्पणी नहीं की उस पर कि इसको आधार बनाकर क्या किया जाएगा, लेकिन इशारे में वो बहुत कुछ कह गए। आप क्या कहेंगे? देखिए शरद जी, सरकार जो कवायद कर रही है पिछड़ा वर्ग को पंचायत राज में आरक्षण देने की, और उसकी स्वाभाविक बात है, ये सरकार की कवायद कुछ भी हो जाए कि आबादी का अगर आपका सर्वेक्षण आ भी जाता है 45 से 50%, तो भी जो अंत में जो फैसला होना है वो या तो सुप्रीम कोर्ट में आपके तथ्यों के आधार पे होगा, क्या आबादी के आधार पर आरक्षण मान्य सुप्रीम कोर्ट करती है, ये बड़ा सवाल है। दूसरा, यदि आपको जाना है तो फिर संशोधन ही करना पड़ेंगे आपको, क्योंकि आबादी के आधार पर आरक्षण का जो है मसला बहुत मतलब आप बहुत टेढ़ा मसला, इस पर फैसला लेना आसान नहीं। आप देखिए, इसके पिछले अगर आप देखेंगे आज़ादी के बाद से लगातार इसको लेकर अलग अलग सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या करके 50% से ज़्यादा आरक्षण पर हमेशा रोक लगाई है। तो अब अगर आप उस रोक को क्रॉस करना चाहते हैं तो आपके पास एक मजबूत तथ्य होना चाहिए, और उन मजबूत तथ्यों में अगर सिर्फ आबादी भी है तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत मजबूत तथ्य नहीं होगा। उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है, ये बड़ा, इस पर सुप्रीम कोर्ट की ही राय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी निश्चित तौर पर। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से इस रिपोर्ट को एक आधार बनाने की कोशिश भी नज़र आती है, वो किसी टिप ऑफ पर भी आधारित हो सकती है जो किसी वरिष्ठ कानूनविद से मिला हो, और उसके आधार पर क्या व्यवस्था की अपेक्षा मध्य प्रदेश सरकार न्यायालय से कर सकती है, ऐसी भी कुछ संभावना बने तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अवनीश जी, आपकी प्रतिक्रिया? सर, मैं ये कहूँगा पंचायत चुनाव को लेके कि ये उसी तरह का एक विषय बन गया है शिवराज सरकार का या भाजपा का, कि खुद ही अपने यहाँ से अपने अंदर खां, जैसे कोई कंपनी जब नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, जैसे अभी एक इंश्योरेंस कंपनी आ रही है तो उसके आपने पोस्टर्स भोपाल में देखे होंगे, रोती हुई शक्ल एक औरत की, अरे चेक नहीं किया, ये इंश्योरेंस एसी की वो कुछ ऐसा कंपनी का नाम है कि आपने गाड़ी खरीदते समय चेक नहीं किया। तो मतलब उस तरह की आप रूमर खुद अंदर से निकलवाते हो, जबकि हमको मालूम है कि पंचायत चुनाव करवाने की ना तो आपकी नीति साफ है ना नियत साफ है। आप हम पर आरोप लगाते हैं कि आरक्षण के लिए कांग्रेस ने ये याचिका दायर की। बार आपकी तरफ से याचिकाएं तो नहीं जाएंगी? सर, हमने तो पहले भी याचिका, कांग्रेस ने कोई ऑफिशियल याचिका दायर नहीं की। जो व्यक्ति अगर खुद चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो किसी भी राज्य, क्योंकि हम सिंबल नहीं देते सर इन चुनाव में, तो ये तो भाजपा का प्रोपेगेंडा। साहब, आप सब कुछ कर सकते हो। आपने कल बजट में भी पूरा बंटा ढार कर दिया देश को, कोई आपने किसी जनता को कहीं राहत तो दी नहीं। आपने रात के 12 बजे जीएसटी लागू कर दी, रात के 10 बजे नोटबंदी, आपने लॉकडाउन सब कर दिया। इसके लिए आप कांग्रेस पर आश्रित हो। एक तरफ तो कहते हो कि विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष कमजोर है, इसके लिए कांग्रेस के चक्कर में अरे बाप रे इतना बड़ा गुनाह हो गया कि आप पंचायत चुनाव नहीं करा पाए। तो ये शरद जी, ये सिर्फ इनका एक प्रोपेगेंडा है। जिस तरह से 15 लाख भी एक कहानी बनकर रह गई 2014 के बाद, जनता इंतजार कर दी, अपना खाता ले लेकर जनधन योजना में खाते तक खुल गए और उसमें लोगों के पैसे तक चले गए, उसके बाद हुआ कुछ नहीं। वैसे ही आज बेचारी जनता इंतजार 15 लाख, वैसे मध्य प्रदेश के जो पंचायत चुनाव में जो प्रतिनिधि जो अपने ग्रामीण शहर, अपने गांव का, अपनी पंचायत का प्रतिनिधित्व करना चाहते थे, आज उनको वंचित रखा है शिवराज सरकार ने। अगर बात करें, आपने जो दोबारा सरपंचों को जिनको अधिकार दिए हैं, एक बार फिर आपने उनको भी वंचित रखा, जो बेचारे जिन्होंने 1-2 महीने अपना चुनाव प्रचार किया, उसमें पैसा और कई सारा अर्थ बर्बाद किया, उनको आपने वंचित रखा है। तो मैं तो कहूंगा सर कि ये फिर से एक अफवाह फैलाने, क्योंकि इनको मालूम है ये इनकी गले की हड्डी बन गया है, लेकिन ये ना तो निगल पा रहे ना उगल पा रहे हैं। तो अब इनकी समस्या ये है कि हर 2-3 महीने में, हर 10-15 दिन में एक अपनी तरफ से एक रूमर स्प्रेड करवाते हैं, और फिर वो कहीं ना कहीं क्या होता है कि उससे
खबरें बनती सर, तो कहीं ना कहीं देखिए सर, ये तो आपको मानना पड़ेगी सर, ब्रेकिंग जो बनती है सर वो रूमर से बनती है, खबरों का सोर्स तो वही होता है सर। मैं किसी मीडिया विभाग पर कहीं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य ये भी उसी कंपनी की तरह है कि अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए अफवाहें फैलवाते हैं। भाजपा शिवराज भी कुछ उसी तरह का कार्य कर रही है। घोर अविश्वास है विपक्ष का पक्ष पर। अब इस पर आशीष जी और रोशनी डालेंगे। भैया, ये लोकतंत्र के लिए ये अविश्वास ठीक नहीं है, और ये रिश्ते कभी बहुत मधुर हुआ करते थे और ईश्वर करे कि वो मधुरता हम फिर देखें, लेकिन अभी दोनों युवा नेता मधुर मुस्कान वाले ही हैं। आशीष जी क्या कहेंगे आप? जी आशीष जी। जी देखिए, मैं अपने मित्र की तरफ, अवनीश जी की तरफ तो नहीं, परंतु उस कांग्रेसी मानसिकता की तरफ ज़रूर कहना चाहता हूं कि इनको तो स्वयं अपने कांग्रेसी साथियों पे बहुत शक होता है। तो पक्ष पर हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी तक जिस दिल्ली की गद्दी पर अभी तक ये किसी को विराजमान नहीं कर पाए, वो इनका शक बताता है कि एक परिवार के अलावा किसी और पर इनको विश्वास हो ही नहीं सका। वैसे जिस जीएसटी को ये आधी रात में लागू करने की बात कर रहे थे, वो पूरे बाजों के साथ लागू किया गया था। उस समय पूरा देश भी जाग रहा था, और उस जागने का परिणाम ये है कि जनवरी माह का जो कलेक्शन था वो 1,47,000 करोड़ था, जो अभी तक सर्वाधिक है, और वो भी सेकंड वेव के रिकवरी के बाद और थर्ड वेव की आहट के बाद। बाद बाकी बजट पर मुझे लगता है कि पर्याप्त चर्चा हो गई, तो मैं मूल विषय पर लौटता हूं। देखिए, आज जो गौरीशंकर जी बिसेन का वक्तव्य है वो ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में एक रूपता है। हमने सिर्फ एक पॉलिटिकल लॉलीपॉप को की तरह पिछड़े वर्ग का उपयोग नहीं किया, उनको झुंझुना नहीं थमाया। अगर हमने, हमारी सरकार मार्च 2020 के आने के बाद ये तय किया कि अब सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता से 27% आरक्षण होगा, तो उसके लिए हमने तथ्यात्मक और तार्किक कदम उठाए। सबसे पहले तो हमने नौकरियों में 27% आरक्षण को लागू किया। उसके पश्चात हमने पंचायत चुनावों को भी घोषित कर उसमें 27% आरक्षण की व्यवस्था रखी। परंतु मेरे कांग्रेसी मित्रों को ये रास नहीं आया। उन्होंने जगह जगह अपने नेताओं के द्वारा, जिसमें विवेक तनखा जी शामिल थे, जिसमें इनके सैयद जाफर प्रवक्ता शामिल थे, और ऐसे कई अपने कांग्रेसी साथियों के साथ हर अदालत का दरवाजा खटखटाया ताकि वो चुनाव ना हो और 27% आरक्षण पिछड़े वर्ग को नहीं मिले, नहीं तो इनकी किरकिरी होती। और फलस्वरूप हुआ वही कि वो कानूनी पचड़ों में पड़ गया। परंतु कानूनी पचड़ों से निकालने की प्रतिबद्धता इस प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने भरे पटल पर की, और उसका समर्थन पूरे सदन ने किया, सिर्फ कमलनाथ जी को छोड़ के। अगर उस समय की फुटेज हो तो आप देखें, कमलनाथ जी ने उसके लिए समर्थन में हाथ नहीं उठाए थे। तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय गौरीशंकर जी बिसेन के द्वारा जो आयोग है उसके साथ मिलकर यह सुनिश्चित कर रही है कि अदालत में जो भी आंकड़े और तथ्य चाहिए उस सामाजिक न्याय और सामाजिक समरसता के लिए हम उसकी पूर्ति कर रहे हैं। और इतिहास की तरफ भी डालें, मैं सिर्फ 30 सेकंड लूंगा। इस देश में आजादी के 75 साल में अगर पिछड़े वर्ग को छला तो कांग्रेस ने, और अगर किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने। काका कालेकर आयोग 1950 में बना। 30 साल तक मेरे कांग्रेसी मित्र, जब एक तरफा इनका शासन हुआ था, इन्होंने उस आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया। मंडल आयोग को ये 20 साल तक रखे रहे। अगर पिछड़े वर्ग आयोग को किसी ने संवैधानिक दर्जा दिया तो हमने दिया, और नीट में 27% आरक्षण किसी सरकार ने स्वीकार किया तो हमने किया। तो ये तो कथनी और करनी का अंतर है। मेरे कांग्रेसी मित्र बताएं इन्होंने क्या किया। चलिए बताइए बुद्देला साहब। सर, ये बात जो है, सबसे पहले तो स्पष्ट कर दूं कि अब आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने ही सबसे पहले पिछड़ा वर्ग को 14% आरक्षण दिया था, और उनने ही अपने कार्यकाल के कुछ आखिरी वर्षों में उसको 27 के, उस समय भी इनकी ही सरकार बनी थी, उमा भारती की सरकार ने उसको फिर से खत्म किया, निरस्त किया। एक बार फिर कमलनाथ जी ने प्रयास किया, हमारी सरकार करी, इनने फिर उसको खत्म किया, पहली बात। और इन्होंने अभी शरद जी एक बहुत अच्छे विषय पर टिप्पणी डाली थी। इन्होंने कहा था कि कुछ बजट की ये बात कर रहे थे, तो मैं बताऊं जो जीएसटी कलेक्शन की, ये थोड़ी बड़ी नॉलेजेबल बात है शरद जी, बताना चाहूंगा। ये जो जीएसटी कलेक्शन का जो ढिंडोरा भाजपा पीट रही है कि हमारे कलेक्शन बढ़ा से, इसलिए कलेक्शन बढ़ा है क्योंकि जो मास्क है ना, मास्क इस पर सर 12% जीएसटी लेते हैं। एक N95 मास्क पर ये 18% जीएसटी लेते हैं सर। और ये सर क्षणिक बढ़ा है,
अगर अगली बार कोरोना नहीं हुआ तो ये इनका कलेक्शन फिर से धप से नीचे आ जाएगा सर। तो ये समझने वाली बात। अच्छा एक बात बताएं मेरे मित्र, जवाब दे इस बात का, अगर आपका जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, आपका राजस्व बढ़ रहा है, मुझे मालूम आपका 64% से राजस्व कलेक्शन आपका बढ़ा है, तो सर एक बात का जवाब दें मेरे मित्र अग्रवाल साहब, चलिए हम मुद्दे पर आए। कि आपका राजकोषीय घाटा, बजट पर काफी चर्चा हो चुकी है, राजकोषीय घाटा बजट पर काफी चर्चा हो 9.5% क्यों हो गया राजकोषीय घाटा? इस बात का जवाब देना चाहिए इनको, भ्रमित ना करें। बाकी सर रात के 12 बजे आप सीबीआई पर रेड कर सकते हो। आपको जब महाराष्ट्र की सरकार बनानी हो तो रात के 12 बजे। एक राउंड और है, एक राउंड और सर। सुशील जी मुझे ये बताइए कि इस मामले में गफलतें तो हुई, लेकिन कोई ये हिमाकत नहीं कर सकता है कि 50% आबादी को नाराज कर ले। गलतियां हो सकती हैं, कुछ ऐसे फैसले हो सकते हैं जो जानबूझकर नहीं लिए गए, वो हो सकते हैं, लेकिन अभी आप दोनों ही दलों को कहाँ देखते हैं? अगर वो पिछड़ा वर्ग की अदालत में जाएंगे, पंचायत चुनाव के जरिए खड़े होंगे वहाँ, और उसके बाद फिर निकाय चुनाव भी संभावित हैं, और उसके बाद फिर 2023 का समरांगण है, तो क्या आपको लगता है कि ये विषय इन तीनों चुनावों पर अपना एक इम्पैक्ट डालेगा, और दोनों दलों की स्टैंडिंग को आप कैसे देखते हैं? देखिए शरद जी, ये मामला जितना लंबा खिंचेगा, चूँकि हम 2022 में बैठे हुए हैं, शुरुआत है, इस वर्ष की शुरुआत दूसरे महीना लगा है, और अगले साल से चुनाव की होना ही है, तो ये मामला जितना लंबा खिंचेगा उतना ज़्यादा जो है पिछड़ा वर्ग के समाज में जो है आक्रोश पनपेगा। और ये आक्रोश जब पनपेगा तो जैसा आशीष जी अभी पूरा जो है आरोप की जो है उंगलियां जो है अवनीश बुंदेला जी पे उठा रहे थे, तो ये आरोप प्रत्यारोप लगातार चलेंगे, तो इसका जो है खामियाजा किसी एक दल को तो भुगतना ही पड़ेगा। और अगर आप देखिए, अगर आपकी मंशा थी तो फिर मंशा पे सवाल उठेंगे, तो फिर आप ये है कि 15 साल में आपने क्यों नहीं दिया, इसी साल या पिछले साल ही अचानक भाजपा की आंख क्यों खुली है? बहुत सारे ऐसे सवाल जन्म लेते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही बुनियाद पर टिके हैं कि इनको राजनीति करनी है, राजनीति के माध्यम अलग अलग तरीके से पहले विकास का किया गया, अब जो है सामाजिक समरसता और उसको सर्वस्पर्शी और वो सब चीज़ों पे ले जा रहे हैं, तो एक नए बिंदु के साथ जाना चाहते हैं, और इसकी बुनियाद जो है आप देखिए कांग्रेस ने भी रखी थी। लेकिन सुशील जी माफ कीजिएगा, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट मतदाताओं के प्रति बहुत गहरे सम्मान के बाद भी ये बात कह रहा हूँ कि कई बार ये कहा जाता है कि वो क्या इतनी बारीकी से सोचता है, क्या वो ये तय करेगा चुनाव के समय कि किसने उसके प्रति कैसा रवैया रखा, या उसका सिर्फ उसकी अगर ये इच्छा पूरी हो जाती है कि 27% रिजर्वेशन की जो बात है वो दे दी जाए, तो वो इससे संतुष्ट हो जाएगा? नहीं, देखिए संतुष्ट तो हो जाएगा, लेकिन 50% पिछड़ा वर्ग है, तो उसमें भी अलग अलग कैटेगरी है ना, किस वर्ग के लोग, किस उपवर्ग के लोग इसको लेकर क्या सोचते हैं, नज़रिया सबका अलग अलग है। कुछ लोग समूह में वोट करते हैं, कुछ लोग जो पढ़े लिखे और जिनका जो अपग्रेड हो चुके हैं उनका अपना अलग नज़रिया है। तो हम ये बिल्कुल एक धारा से ये नहीं कह सकते कि वो इस आधार पर वोट नहीं करेंगे या इस आधार पर, लेकिन एक बड़ा वर्ग जो है आज भी जो है आरक्षण को लेकर जो है लगातार, अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश में तो 2018 में जिस तरीके की तलवारें खिंची थी राजनीति, वो भी हमने देखा, तो ये एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस पर दोनों दल किस तरीके से रिएक्ट करेंगे उस पर जो है जनता का मानस बनेगा। आशीष जी, जो सवाल सुशील जी खड़ा कर रहे हैं कि आपने 15 वर्षों तक इस बारे में क्या कोई पहल की, एक तो इस पर आपका जवाब अपेक्षित है, और दूसरा आपको क्या लगता है, अगर आप ये दावा करते हैं कि आपकी भूमिका पूरी तरह से पाक साफ रही है, तो फिर भी मैं ये सवाल पूछूंगा आपसे कि जनता अगर इस मसले पर सदाशयता के साथ बीजेपी के साथ हो तो क्या दलील है आपके पास? जी आशीष जी। सर जी। देखिए आदरणीय सुशील जी मेरे बड़े भाई हैं, इस तरीके से तो कोई भी सरकार अगर 15 साल बाद कुछ काम करेगी तो यही पूछा जाएगा कि 15 साल पहले क्यों नहीं किया। 15 साल पहले जो किया वो जनता के सामने है, जो मैनिफेस्टो था, जो चुनावी घोषणा पत्र था, उसको लागू किया, जनता ने उस मापदंडों पे हमें कसा और उसके बाद दोबारा वोट दिया। और इस बार जब हम दोबारा सत्ता में आए हमें समझ आया, देखिए सरकार जो निर्णय लेती है वो जन अपेक्षा और जन भावनाओं का प्रतिबिंब होती है। तो अब जाके इस सरकार में हमें लगा
कि पिछड़े वर्ग की आबादी कुछ इस तरह से हो गई है कि उनको 27% आरक्षण के लिए लड़ना चाहिए, तो हम निकल पड़े हैं। कल हो सकता है कि 2024 में जब हम 23 में जब हमारी सरकार आए तो कुछ ऐसे निर्णय करें जो आज नहीं कर पा रहे हैं। तो राजनीति क्या होती है? राजनीति लोकतंत्र में जो जनता चाहती है, जो जनता के गले उतरता है, वो सरकारें करती हैं और उस बेसिस पे हम चुनाव में जाते हैं। तो ये तो राजनीति को इससे नहीं जोड़ना चाहिए। क्या सुशील जी ये नहीं मानते कि सही में अगर 50% से अधिक मध्य प्रदेश में अगर पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व है तो उनको सामाजिक न्याय मिलना चाहिए? मेरे कांग्रेसी मित्र कह रहे थे कि दिग्विजय सिंह जी ने दिया, तो दिग्विजय सिंह जी ने 2003 में जब उनकी सरकार हारने वाली थी तो पॉलिटिकल लॉलीपॉप की तरह दिया। उनको मालूम था कि ये होना नहीं है और अगली सरकार आएगी तो शायद दे नहीं पाएगी। इसी तरीके से 2019 में जब कमलनाथ जी को लोकसभा चुनाव की आहट दिखी, और मैंने उस समय भी एक डिबेट में पार्टिसिपेट किया था कि क्या ये कमलनाथ का मास्टर स्ट्रोक है लोकसभा चुनाव के लिए, लेकिन कमलनाथ जी ने किया क्या? 27% आरक्षण 27% आबादी से विधानसभा के पटल पर रखा। तो ये तो स्वयं जानते थे कि कानूनी पचड़ों में फंसाकर इनको चुनावी लॉलीपॉप देना है। तो भारतीय जनता पार्टी जब करती है तो पूरे गाजे बाजे से करती है और पूरी प्रतिबद्धता से करती है। मध्य प्रदेश में अगर पंचायत चुनाव होंगे तो 27% पिछड़े वर्ग आरक्षण के साथ होंगे। ये शिवराज सिंह जी चौहान ने घोषणा की और उसको हम करके दिखाएंगे। चलिए देखिए साहब, बीजेपी तो राजकुमार की तरह, उनके डायलॉग की तरह अड़ी कि होंगे चुनाव तो 27% आरक्षण के साथ ही होंगे, ये बात तय समझो कांग्रेस, हमने कह दिया तो कह दिया। बोलिए सर। मुझे एक बड़ी अच्छी बात लगी मेरे भाई की, मेरे अग्रवाल साहब की, उन्होंने बड़ी सहजता से स्वीकार किया कि 15 साल नहीं किया, आज कर रहे हैं, तो आप क्यों ये कह रहे हो कि 15 साल क्यों नहीं किया? मतलब शरद जी, इनकी प्रायोरिटी नहीं थी, इनकी प्रायोरिटी थी इनका संगठन, इनके चुनाव, इनके बहुत सारे कई इनके जो चलते ना प्रशिक्षण वर्ग, वो प्रायोरिटी थी। इनका पिछड़ा वर्ग कभी प्रायोरिटी रहा ही नहीं, कांग्रेस की प्रायोरिटी रहा शरद जी। हमने उसको 14 भी किया था, हमने 2 बार 27 भी किया था। बड़ी सहजता से मैं इनका अभिनंदन करता हूँ आशीष जी का कि इन्होंने स्वीकार किया कि इनकी प्रायोरिटी नहीं थी। जो सुशील जी की बात कर उन्होंने ऐसा नहीं कहा उन्होंने सर यही कहा, ऐसा नहीं कहा कि प्रायोरिटी नहीं, मतलब आपका इंटरप्रिटेशन सर आदरणीय शरद जी, इनका मतलब तो वही है कि 17 साल ये कहा कि 15 साल हमने और भी काम किए। आप मुझे एक बताएं सर, ये वही काम क्यों कर रहे हैं जो कांग्रेस करती है, उसको बाद में ये मिटाते हो फिर दोबारा करने। तो इन्होंने सर शुद्ध के खिलाफ युद्ध हमने लड़ा, इन्होंने 15 साल क्यों नहीं लड़ा? फिर इन्होंने उसकी कॉपी की। सर हमने भूमाफियों में कार्रवाई हमने की, कमलनाथ सरकार ने, इन्होंने नहीं की 15 साल। सर जब हम सत्ता में, इन्होंने हमको कॉपी करने का, भले ये नाम अलग दे देते हैं, इनके 2-4 लोग हैं जिनके नाम पर ये नाम रख देते हैं, लेकिन सर ये कार्रवाई, ये सब काम तभी करते हैं, कहते ना रास्ता हमें दिखाते। सर वक्त कम है, सुन लेते हैं आशीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, काफी देर से उन्होंने फिंगर रेज कर रखा है। जी जी बोलिए आशीष जी, जल्दी जल्दी, वक्त कम है, संक्षेप में जी बोलिए। सर देखिए आजादी के 75 सालों में से कांग्रेस ने लगभग 45 साल तक मध्य प्रदेश में शासन किया। पहले तो मुझे कांग्रेस जवाब दे दे कि उन्होंने क्यों नहीं लागू किया, और मध्य प्रदेश के अलावा और भी जगह कांग्रेस की सरकार है, वो बता दें उन्होंने 27% आरक्षण कहां कहां लागू कर दिया। अरे महाराष्ट्र में जहां पर इनकी सरकार है, आज भी कोर्ट में ये दलील नहीं दे पाई। क्या बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की? भारतीय जनता पार्टी ने जो किया वो अपने चुनावी घोषणा पत्र को लागू किया, जिसको जनता ने आशीर्वाद दिया, और आपने तो चुनावी घोषणा पत्र को सिर्फ वादा पत्र बनाया जिसको जनता ने रिजेक्ट कर दिया। चलिए हम विषय से हट रहे हैं। देखिए, आप दोनों दलों की निष्ठा पर संदेह करने को लेकर दलील देना, यानी जनता भी उबासी लेगी फिर, क्योंकि दोनों को मालूम है कि वोट तो भैया मोह बहुत पारो है, तो काय को मैं ओबीसी को नाराज करूं। तो ये तो आपकी दलीलें देने का कोई अर्थ ही नहीं है कि आप ये कहें कि ये ओबीसी को नहीं चाहते और आप कहें कि ये नहीं चाहते। एक बहुत अच्छी कहावत है जी, बुंदेलखंडी में भाजपा की वो स्थिति हो गई, गुड़ खा रहे और गुलगुलन से परहेज कर रहे। सर जो आपने थोड़ी सी नहीं, तो वो भी तो जय कह रहा है आपके लिए, वो जी कह रहा है कि आप गुड़ खा रहे और गुलगुलों से परहेज कर रहे हैं। ये ना हरि अनंत हरि कथा अनंता। सुशील जी, कंक्लूडिंग रिमार्क आपका। नहीं देखिए, अब चूंकि विधानसभा में पक्ष और विपक्ष दोनों ने संकल्प पारित किया है और सरकार उस दिशा में आगे बढ़ भी रही है, लेकिन ये प्रयास सफल तभी होंगे जब सुप्रीम कोर्ट को आप संतुष्ट कर पाएंगे, आपके पास वो वाजिब कारण होंगे। क्योंकि 50% से आरक्षण आगे बढ़ाना
ये एक बहुत बड़ा टेढ़ा काम है और इसमें आप पिछले सारे फैसले देख सकते हैं, सभी जगह इस तरीके के अड़ंगे लगे हुए हैं। तो अब देखना है कि सरकार, जो आपने कहा कौन सी टिप पे ये सरकार काम कर रही है, क्या वो कारण है जिस आधार पर सरकार इतनी आश्वस्त है और पक्ष और विपक्ष आश्वस्त है कि हमारा ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट में भी जो है मान्य कर लिया जाएगा। जिस केस के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ अधिवक्ता मैदान में हों, हरीश साल्वे जी का भी नाम सामने आया है, और ये सर्वश्रेष्ठ अधिवक्ता निश्चित तौर पर कुछ महत्वपूर्ण टिप्स के साथ सामने आए होंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या न्यायालय ये सुनिश्चित करना चाहता है कि अगर कहीं कुछ आरक्षण का प्रतिशत आगे बढ़ता है तो ये तय हो उस राज्य में ओबीसी की आबादी का प्रतिशत कितना है, और क्या ये दलील कोर्ट को मान्य होती है। निश्चित तौर पर अगर बीजेपी ने इतनी जल्दी ओबीसी अपने पिछड़ा वर्ग आयोग के ज़रिए ये सर्वे करके एक पॉपुलेशन का रेफरेंस निकाला है, तो उसकी उम्मीदें और उसका तार्किक आधार कुछ ना कुछ टिका होगा। कांग्रेस इसी पर उम्मीद लगाकर बैठी है कि अगर फिर कहीं कोई ऊंच नीच हुई तो फिर उसके पास एक बहुत बड़ा मसला होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि इस मसले पर सियासत करते समय ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि दोनों ही दलों के हाथ न जल जाएं। इसलिए बहुत सावधानी से चलना है, बहुत समझदारी से चलना है, क्योंकि अगर आपने कहीं ना कहीं अपने किसी वक्तव्य से, अपने किसी एक्ट से समाज के किसी भी वर्ग को नाराज़ किया तो उसकी कीमत भारी चुकानी पड़ती है। तो ये सावधानी, और मुझे लगता है दोनों ही दलों के समझदार रणनीतिकार और सेनापति इसको लेकर बहुत सतर्क हैं। बहुत शुक्रिया आशीष जी, बहुत शुक्रिया अवनीश जी, बहुत शुक्रिया सुशील जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, धान